दोस्तों, कल्पना कीजिए कि 21वीं सदी की वैश्विक वित्तीय व्यवस्था एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां सदियों से ताकत का प्रतीक रही कागजी मुद्रा और दशकों से आर्थिक साम्राज्यवाद का आधार बने डॉलर की पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ रही है। और इसी ऐतिहासिक क्षण में भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई एक ऐसा प्रस्ताव रखता है जो पहली नजर में तकनीकी लगता है, लेकिन असल में यह भू राजनीति, आर्थिक संप्रभुता और भविष्य की सत्ता संरचना को नई दिशा देने वाला कदम है। ब्रिक्स देशों यानी भारत, चीन, रूस, ब्राजील और साउथ अफ्रीका की डिजिटल मुद्राओं को आपस में जोड़ने का विचार। यह कहानी किसी साइंस फिक्शन उपन्यास का प्लॉट नहीं, बल्कि उस भविष्य की पटकथा है जो अब कागज पर उतर चुकी है। आज की दुनिया में व्यापार सिर्फ सामानों का लेन देन नहीं, बल्कि भरोसे, नियंत्रण और शक्ति का खेल है। डॉलर केवल एक मुद्रा नहीं, बल्कि एक हथियार है। ऐसा हथियार जो बिना गोली चले देशों की अर्थव्यवस्थाओं को घुटनों पर ला सकता है। स्विफ्ट नेटवर्क केवल एक मैसेजिंग सिस्टम नहीं, बल्कि एक अदृश्य जंजीर है जो यह तय करती है कि कौन वैश्विक व्यापार में सांस ले सकता है और कौन नहीं। जब रूस पर प्रतिबंध लगे तो उसके टैंक नहीं रुके, उसकी मिसाइलें नहीं रुकीं, बल्कि उसकी भुगतान प्रणाली पर वार हुआ। जब ईरान को अलग थलग करना था तो बैंकों के दरवाजे बेटे बंद किए गए। यही वजह है कि आरबीआई का यह प्रस्ताव सिर्फ सुविधा का सवाल नहीं, बल्कि स्वतंत्रता का ऐलान है। डिजिटल रुपया, जिसे 2022 में भारत ने लॉन्च किया था, उस समय कई लोगों को एक प्रयोग लगा। कुछ ने इसे यूपीआई का उन्नत संस्करण कहा, कुछ ने इसे नोटबंदी जैसी किसी भविष्य की तैयारी समझा। लेकिन आज जब आरबीआई ब्रिक्स के सामने सीबीडीसी इंटरलिंकिंग की बात रखता है, तो साफ हो जाता है कि यह प्रयोग नहीं, बल्कि रणनीति थी। इस मॉडल में हर देश अपनी केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा जारी करेगा, लेकिन वे एक साझा डिजिटल ब्रिज के जरिए आपस में जुड़ी होंगी, जहां भुगतान रियल टाइम में होगा, लागत बेहद कम होगी और सबसे अहम, कोई तीसरा देश बीच में नहीं होगा। न न्यूयॉर्क की बैंक, न लंदन की क्लियरिंग एजेंसी, न ब्रसेल्स की मंजूरी। अगर भारत को रूस से तेल खरीदना है तो डिजिटल रुपया सीधे डिजिटल रूबल में बदलेगा। अगर ब्राजील को भारत से दवाइयां लेनी है तो डिजिटल रियाल और डिजिटल रुपया आपस में संवाद करेंगे। यह संवाद सिर्फ मशीनों का नहीं, बल्कि संप्रभु अर्थव्यवस्थाओं का होगा। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह बदलाव अचानक नहीं, बल्कि धीरे धीरे, लगभग खामोशी से हो रहा है। पश्चिमी दुनिया अभी भी इसे एक पायलट प्रोजेक्ट या टेक्निकल एक्सपेरिमेंट मानकर देख रही है, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े साम्राज्य अक्सर ऐसे ही छोटे छोटे संकेतों को नजरअंदाज करते हैं। जैसे कभी ब्रिटिश साम्राज्य ने उभरते अमेरिकी डॉलर को हल्के में लिया था, वैसे ही आज डिजिटल मुद्राओं की इस चुपचाप बढ़ती दुनिया को कम आंका जा रहा है। ब्रिक्स देश पहले ही वैश्विक जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा नियंत्रित करते हैं। दुनिया की आबादी का विशाल भाग इन्हीं देशों में रहता है, और अब अगर इनके बीच व्यापार डॉलर मुक्त हो जाता है तो यह सिर्फ एक आर्थिक बदलाव नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन में भूकंप होगा। आरबीआई के प्रस्ताव की गहराई यहीं खत्म नहीं होती। यह मॉडल पारदर्शिता, ट्रेसेबिलिटी और नियंत्रण तीनों को एक नए फ्रेम में रखता है। जहां एक तरफ पश्चिमी देश यह तर्क देते हैं कि डॉलर आधारित सिस्टम पारदर्शी है, वहीं ब्रिक्स का यह डिजिटल नेटवर्क यह दिखाता है कि पारदर्शिता बिना बाहरी नियंत्रण के भी संभव है। हर लेन देन रिकॉर्ड होगा, लेकिन वह रिकॉर्ड वॉशिंगटन या किसी यूरोपीय राजधानी के सर्वर पर नहीं, बल्कि संबंधित देशों के केंद्रीय बैंकों के पास होगा। यह डेटा ही आने वाले समय में सबसे बड़ा संसाधन होगा, और आरबीआई यह भली भांति समझता है कि जो डेटा नियंत्रित करता है वही भविष्य की अर्थव्यवस्था को दिशा देता है। भारत की भूमिका यहां विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। चीन के पास तकनीकी ताकत है, रूस के पास संसाधन हैं, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के पास कच्चा माल और उभरते बाजार हैं, लेकिन भारत के पास वह संतुलन है। लोकतांत्रिक विश्वसनीयता, तकनीकी क्षमता और ग्लोबल साउथ की आवाज बनने की क्षमता। यूपीआई की सफलता ने पहले ही यह साबित कर दिया है कि भारत बड़े पैमाने पर डिजिटल भुगतान को कैसे संभाल सकता है। अब वही अनुभव वैश्विक स्तर पर ले जाया जा रहा है। यह कोई संयोग नहीं है कि आरबीआई इस प्रस्ताव को ऐसे समय में आगे बढ़ा रहा है जब दुनिया मल्टीपोलर ऑर्डर की ओर बढ़ रही है। अमेरिका अब अकेला सुपर पावर नहीं, चीन अकेला विकल्प नहीं, और यूरोप खुद अपनी आर्थिक चुनौतियों में उलझा हुआ है। ऐसे में ब्रिक्स का यह डिजिटल नेटवर्क एक तीसरा रास्ता पेश करता है। न पूरी तरह पश्चिमी, न पूरी तरह किसी एक देश के प्रभुत्व में। बेशक चुनौतियां भी कम नहीं हैं। साइबर सुरक्षा, तकनीकी मानकीकरण,
राजनीतिक अविश्वास और सबसे बड़ी चुनौती आपसी सहमति। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद हैं, रूस पर पश्चिमी दबाव है, ब्राजील की राजनीति बदलती रहती है और साउथ अफ्रीका अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है। लेकिन इतिहास बताता है कि साझा हित अक्सर साझा खतरे से पैदा होते हैं। डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता अब इन सभी देशों के लिए एक साझा जोखिम बन चुकी है। यही जोखिम उन्हें एक साझा समाधान की ओर धकेल रहा है। अगर यह मॉडल सफल होता है तो इसका असर सिर्फ ब्रिक्स तक सीमित नहीं रहेगा। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देश जो आज भी डॉलर की कमी और स्विफ्ट की शर्तों से जूझते हैं, इस मॉडल को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे। तब सवाल सिर्फ ये नहीं रहेगा कि क्या डॉलर का विकल्प संभव है, बल्कि ये होगा कि डॉलर के बाद की दुनिया कैसी होगी। आरबीआई का प्रस्ताव उसी दुनिया की पहली ईंट है। यह एक ऐसी दुनिया की झलक देता है जहां भुगतान हथियार नहीं बल्कि सुविधा होंगे, जहां व्यापार डर से नहीं भरोसे से चलेगा और जहां आर्थिक संप्रभुता कोई नारा नहीं बल्कि तकनीकी वास्तविकता होगी। शायद आने वाले वर्षों में इतिहासकार लिखेंगे कि 2020 के दशक में जब दुनिया युद्धों, प्रतिबंधों और संकटों में उलझी थी, तब कुछ केंद्रीय बैंकों ने चुपचाप भविष्य की नींव रख दी थी और उस नींव पर लिखा एक नाम था आरबीआई। आरबीआई सूत्रों के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक चाहता है कि 2026 में भारत की मेजबानी में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के एजेंडे में डिजिटल मुद्राओं, खासकर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी के आपसी लिंक और उपयोग को औपचारिक नीति चर्चा के रूप में शामिल किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो यह ब्रिक्स के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ होगा, क्योंकि अब तक यह विषय तकनीकी कार्य समूहों, बैक चैनल बैठकों और पायलट प्रोजेक्ट्स तक सीमित रहा है। लेकिन पहली बार यह सीधे राष्ट्राध्यक्षों, वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नरों के राजनीतिक रणनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनेगा, जो अपने आप में यह संकेत देता है कि ब्रिक्स अब केवल एक वैकल्पिक भू राजनीतिक मंच नहीं बल्कि वैश्विक वित्तीय आर्किटेक्चर को धीरे धीरे नया आकार देने की महत्वाकांक्षा रखता है। यह बात इसलिए भी छोटी नहीं है क्योंकि ब्रिक्स अब सिर्फ ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें सऊदी अरब, यूएई, ईरान, मिस्र, इथियोपिया जैसे नए सदस्य जुड़ चुके हैं, जिससे यह समूह न केवल वैश्विक जीडीपी का बड़ा हिस्सा प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि ऊर्जा, कमोडिटी, मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन और अब डिजिटल फाइनेंस के स्तर पर भी एक वैकल्पिक शक्ति केंद्र बनता जा रहा है। और ऐसे में अगर इन देशों के बीच डिजिटल मुद्राओं को जोड़ने की दिशा में कोई ठोस फ्रेमवर्क बनता है तो उसका असर सिर्फ ब्रिक्स तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह मौजूदा डॉलर डोमिनेटेड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम, स्विफ्ट नेटवर्क और इंटरनेशनल बैंकिंग के पूरे इकोसिस्टम को चुनौती दे सकता है। इस पहल का सबसे प्रत्यक्ष और व्यावहारिक लाभ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड और टूरिज्म में दिखाई देगा, क्योंकि आज की तारीख में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा या व्यापार का मतलब है मल्टीपल करेंसी कन्वर्जन, बैंकों की लंबी प्रक्रिया, भारी ट्रांजैक्शन फीस, करेंसी रिस्क और सेटलमेंट में देरी, जबकि डिजिटल मुद्रा आधारित सिस्टम इस पूरी जटिलता को लगभग अदृश्य बना सकता है। जहां कोई भारतीय पर्यटक अगर चीन, ब्राजील या सऊदी अरब जाता है तो डिजिटल रुपया सीधे डिजिटल युआन, डिजिटल रियल या डिजिटल रियाल में रियल टाइम में कन्वर्ट होकर पेमेंट कर सकता है, बिना किसी फिजिकल करेंसी एक्सचेंज, बिना ट्रैवल कार्ड और बिना छुपे हुए चार्ज के। और यही सुविधा व्यापारियों के लिए और भी ज्यादा क्रांतिकारी होगी, क्योंकि आज जहां एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजैक्शन को क्लियर होने में 2 से 5 दिन लग जाते हैं, वहां सीबीडीसी इंटरऑपरेबिलिटी के जरिए कुछ सेकंड या मिनटों में सेटलमेंट संभव हो सकता है, जिससे वर्किंग कैपिटल की लागत घटेगी। छोटे और मझोले कारोबारियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसान होगा और ब्रिक्स के भीतर ट्रेड वॉल्यूम को तेजी से बढ़ाया जा सकेगा। डिजिटल मुद्राओं की मौजूदा स्थिति पर नजर डालें तो तस्वीर दिलचस्प है, क्योंकि ब्रिक्स का कोई भी बड़ा सदस्य अभी तक अपनी सीबीडीसी को पूरी तरह कमर्शियल स्केल पर लॉन्च नहीं कर पाया है। लेकिन लगभग सभी देश उन्नत पायलट स्टेज में हैं और भारत का डिजिटल रुपया इस रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। दिसंबर 2022 में इसका लॉन्च, लाखों रिटेल यूजर्स, चुनिंदा शहरों और बैंकों में लाइव ट्रांजैक्शन, ऑफलाइन पेमेंट की सुविधा जो इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना भी काम कर सकती है, सरकारी सब्सिडी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए प्रोग्रामेबल मनी की टेस्टिंग, और हाल ही में फिनटेक कंपनियों को डिजिटल रुपए के वॉलेट उपलब्ध कराने की अनुमति। ये सभी संकेत देते हैं कि आरबीआई इसे केवल एक प्रयोग नहीं बल्कि भविष्य की मौद्रिक व्यवस्था का हिस्सा मानकर चल रहा है।
चीन का डिजिटल युआन भले ही घरेलू स्तर पर पूरी तरह ओपन न हुआ हो, लेकिन वह इंटरनेशनल पायलट्स में पहले से सक्रिय है, खासकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़े देशों में। और एमब्रिज जैसे मल्टी सी बीडीसी प्लेटफॉर्म के जरिए वह यह दिखा चुका है कि सीमा पार डिजिटल सेटलमेंट तकनीकी रूप से संभव है। रूस अपने डिजिटल रूबल को पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के एक रणनीतिक टूल के रूप में देख रहा है, जबकि ब्राजील और सऊदी अरब इसे फाइनेंशियल इंक्लूजन और ट्रेड एफिशिएंसी से जोड़कर देख रहे हैं। यानी टेक्नोलॉजी के स्तर पर तैयारी साफ दिखाई देती है, लेकिन असली बाधा राजनीतिक और रणनीतिक सहमति की है। और यही वह जगह है जहां ब्रिक्स समिट का एजेंडा निर्णायक भूमिका निभा सकता है। सबसे बड़ी चुनौती इंटरऑपरेबिलिटी है, यानी भारत की सीबीडीसी आर्किटेक्चर, चीन की आर्किटेक्चर और रूस या ब्राजील की आर्किटेक्चर आपस में बिना रुकावट कैसे संवाद करें। क्या कोई साझा प्लेटफॉर्म बनेगा या हर देश अपने सिस्टम को एक कॉमन प्रोटोकॉल से जोड़ेगा? नियम कौन तय करेगा? डेटा किसके सर्वर पर रहेगा? साइबर सिक्योरिटी और प्राइवेसी के मानक कैसे तय होंगे? और सबसे संवेदनशील सवाल यह कि अगर किसी देश का ट्रेड सरप्लस और किसी का ट्रेड डेफिसिट लगातार बढ़ता है तो उसका अंतिम सेटलमेंट किस मुद्रा या किस एसेट में होगा? क्योंकि डिजिटल करेंसी से पेमेंट आसान हो सकता है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक असंतुलन अपने आप में खत्म नहीं हो जाता। और इसी वजह से सेंट्रल बैंकों के बीच द्विपक्षीय या बहुपक्षीय विदेशी मुद्रा स्वेप, डिजिटल करेंसी बैक्ड रिजर्व मैकेनिज्म या यहाँ तक कि कमोडिटी लिंक्ड सेटलमेंट जैसे विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार हो रहा है। भारत के लिए यह पहल रणनीतिक रूप से इसलिए भी अहम है क्योंकि वह एक तरफ डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता कम करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ किसी भी ऐसी व्यवस्था से बचना चाहता है जिसमें एक नई मुद्रा या एक देश का प्रभुत्व स्थापित हो जाए। और डिजिटल रुपया आधारित मल्टीपोलर सिस्टम भारत को यह अवसर देता है कि वह नियम निर्माता की भूमिका में आए, न कि केवल नियमों का पालन करने वाला बने, जबकि चीन इसे पश्चिमी वित्तीय सिस्टम का विकल्प बनाने के दीर्घकालिक लक्ष्य से जोड़कर देखता है और रूस के लिए यह अस्तित्व का सवाल बन चुका है। ऐसे में ब्रिक्स के भीतर हितों का यह टकराव और संतुलन डिजिटल मुद्राओं को केवल टेक्नोलॉजी का विषय नहीं रहने देता, बल्कि इसे शुद्ध भू राजनीतिक मुद्दा बना देता है। अगर 2026 के ब्रिक्स समिट में इस मुद्दे को औपचारिक रूप से शामिल किया जाता है और एक रोड मैप तय होता है, तो यह संकेत होगा कि वैश्विक वित्तीय व्यवस्था धीरे धीरे एक ऐसे युग में प्रवेश कर रही है जहां पैसे की परिभाषा, भुगतान की गति और मौद्रिक संप्रभुता के मायने बदल रहे हैं। और शायद आने वाले दशक में इतिहासकार यही लिखेंगे कि डिजिटल करेंसी का असली भू राजनीतिक खेल यहीं से शुरू हुआ था। यहां राजनीति सिर्फ पृष्ठभूमि नहीं रहती, बल्कि पूरी कहानी की दिशा तय करती है, क्योंकि जैसे ही ब्रिक्स देशों के बीच डिजिटल करेंसी सेटलमेंट की बात सामने आती है, यह विषय तकनीक और बैंकिंग की सीमाओं को पार कर सीधे वैश्विक सत्ता संतुलन के केंद्र में पहुंच जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ब्रिक्स को एंटी अमेरिकन करार देना और सदस्य देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी देना कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया भर नहीं थी, बल्कि उस गहरी बेचैनी का संकेत था जो वॉशिंगटन लंबे समय से महसूस कर रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि डॉलर, जो दशकों से वैश्विक वित्तीय व्यवस्था की रीढ़ रहा है, धीरे धीरे अपनी अनिवार्यता खोने लगे। हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि यह पहल डॉलर को हटाने या अमेरिकी वित्तीय वर्चस्व को चुनौती देने के लिए नहीं है, बल्कि सीमा पार भुगतान को तेज, सस्ता और अधिक कुशल बनाने की दिशा में एक व्यावहारिक कदम है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आधिकारिक बयान अक्सर सतह की सच्चाई होते हैं, जबकि असली संदेश उनके नीचे छिपा होता है। सच यह है कि जब ब्रिक्स जैसे बड़े आर्थिक समूह, जिसमें दुनिया की एक बड़ी आबादी, कच्चे माल का विशाल भंडार और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं, आपस में डिजिटल करेंसी के जरिए बड़े पैमाने पर लेन देन करने लगते हैं, तो उसका असर सिर्फ भुगतान प्रणाली तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह धीरे धीरे डॉलर की उस केंद्रीय भूमिका को चुनौती देता है जिसने अमेरिका को आर्थिक ही नहीं बल्कि भू राजनीतिक ताकत भी दी है। यह चुनौती अचानक नहीं आएगी, न ही किसी एक झटके में डॉलर को हाशिए पर धकेल देगी, लेकिन इतिहास गवाह है कि बड़े बदलाव अक्सर छोटे, तकनीकी और निर्दोष दिखने वाले कदमों से ही शुरू होते हैं, जिनका असली महत्व समय के साथ सामने आता है। इसलिए जब यह सवाल उठता है कि क्या यह डॉलर के अंत की शुरुआत है, तो सीधा जवाब शायद नहीं होगा, क्योंकि डॉलर अभी भी वैश्विक रिजर्व करेंसी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा उसी में होता है और अमेरिकी वित्तीय बाजारों की गहराई व स्थिरता का फिलहाल कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि यह पहल दुनिया को एक ऐसे मल्टीपोलर फाइनेंशियल सिस्टम की ओर ले जाती है जहां विकल्प मौजूद होंगे और किसी एक मुद्रा पर निर्भरता मजबूरी नहीं रह जाएगी।
भारत के संदर्भ में यह कदम विशेष रूप से रणनीतिक महत्व रखता है, क्योंकि यदि ब्रिक्स के भीतर या अन्य साझेदार देशों के साथ डिजिटल रुपए के जरिए सेटलमेंट बढ़ता है, तो इससे रुपए का अंतर्राष्ट्रीय उपयोग धीरे धीरे बढ़ सकता है, जो अब तक भारत की सबसे बड़ी वित्तीय कूटनीतिक चुनौती रही है। भारत लंबे समय से यह चाहता रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था के आकार और प्रभाव के अनुरूप रुपए को वैश्विक पहचान मिले, और डिजिटल फाइनेंस के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां जैसे यूपीआई, आधार और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसे इस दौड़ में स्वाभाविक बढ़त देती हैं।